तो महिला आरक्षण बिल, क्या ये सच में लोकसभा में गिर गया? पिछले कुछ दिनों से यही एक खबर, यही एक सवाल हर तरफ घूम रहा है कि विपक्ष ने महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल रोक दिया। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? चलिए आज इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में हुआ क्या। और इस पूरी कहानी को सीधे सीधे चुनौती दी है संजय सिंह ने। उनका कहना है कि ये जो बात फैलाई जा रही है ये भ्रामक है, गुमराह करने वाली है। और बस यहीं से ये पूरा मामला और भी ज़्यादा पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है। तो फिर आखिर सच है क्या? अगर महिला आरक्षण बिल गिरा नहीं तो फिर ये जो सारी हेडलाइंस चल रही हैं इनका मतलब क्या है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और एक एक करके सारे तथ्य सामने रखेंगे। देखिए, इस पूरी गुत्थी की चाबी असल में इस एक बात में छिपी है कि यहाँ बात एक बिल की नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों की हो रही है, और सारा कन्फ्यूजन यहीं से शुरू होता है। अब जरा इस पर नजर डालिए, सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। एक तरफ है 2023 का वो ऐतिहासिक बिल जो पास हो चुका है, कानून बन चुका है, और दूसरी तरफ है हाल ही में आया एक संशोधन जिसका लेना देना परिसीमन से था और जिसे विपक्ष ने हराया। मतलब दो अलग अलग मुद्दे और दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। संजय सिंह के मुताबिक जो ओरिजिनल बिल था 2023 का, वो तो 16 अप्रैल 2026 को नोटिफाई भी किया जा चुका है। यानी वो अब देश का एक पक्का कानून है। कागज पर तो महिला आरक्षण का सपना सच हो चुका है। तो दिमाग में एक सवाल आता है ना कि अगर बिल कानून बन गया था तो फिर ये नया संशोधन कहाँ से आ गया? बात यह है कि 2023 के कानून में ही ये लिखा था कि इसे लागू होने में थोड़ा वक्त लगेगा। पहले देश में जनगणना होगी, फिर सीटों का परिसीमन होगा और उसके बाद शायद 2029 के भी बाद जाकर ये आरक्षण जमीन पर लागू हो पाएगा। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। आखिर विपक्ष ने इस नए संशोधन का विरोध किया ही क्यों? अगर वो महिला आरक्षण के समर्थन में थे तो फिर उन्होंने वोट इसके खिलाफ क्यों दिया? इस पूरे क्यों का जवाब एक शब्द में छिपा है, परिसीमन। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर मतलब इसका बहुत सिंपल सा है। हर कुछ साल में आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को बदलना, ताकि हर सीट पर लगभग बराबर वोटर हों। और बस यहीं आके सारा खेल फंस गया। सरकार जो नया संशोधन लेकर आई उसमें प्रस्ताव था कि ये परिसीमन 2011 की पुरानी जनगणना के आधार पर ही कर दिया जाए। विपक्ष का आरोप था कि अगर ऐसा हुआ तो कुछ राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, खासकर दक्षिण में तमिलनाडु और पूर्व में पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की लोकसभा में सीटें ही कम हो जाती। मतलब विपक्ष के लिए ये सिर्फ कुछ सीटों का गणित नहीं था। जैसा कि संजय सिंह ने कहा, उनके मुताबिक ये संशोधन देश के टुकड़े टुकड़े करने का बिल था, उत्तर और दक्षिण का झगड़ा कराने का बिल था। ये बहुत बहुत बड़ा इल्जाम था। तो ये मामला सिर्फ संसद के अंदर की बहस तक ही नहीं रुका। संजय सिंह इस मामले में मीडिया के रोल पर और सत्ताधारी पार्टी की नीयत पर भी बहुत गंभीर सवाल उठाते हैं। अपने दावे को मजबूत करने के लिए वो कुछ अखबारों की सुर्खियां भी दिखाते हैं। जैसे हिंदुस्तान अखबार की यह हेडलाइन जो साफ साफ कहती है, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा। या फिर दैनिक जागरण की यह हेडलाइन देखिए, महिला आरक्षण पर विपक्ष का अड़ंगा। तो संजय सिंह का आरोप यह है कि मीडिया के जरिए एक सोची समझी कहानी बनाई जा रही थी ताकि सच को छुपाया जा सके। तो सवाल उठता है कि सत्ताधारी पार्टी आखिर ऐसा क्यों करेगी? वक्ता के हिसाब से इसके पीछे की मंशा थी बंगाल और तमिलनाडु में चुनावी फायदा लेना। यही नहीं, उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के अपने संगठन के अंदर महिला नेतृत्व की कमी पर भी सवाल उठाए। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इस पूरे मामले का सार क्या है, खासकर वक्ता के नजरिए से? जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि 2023 का महिला आरक्षण बिल एक कानून है, वो पास हो चुका है। जो बिल संसद में गिरा वो एक बिल्कुल अलग संशोधन था जिसका ताल्लुक परिसीमन से था, और विपक्ष ने उसे एक विभाजनकारी साजिश कहकर खारिज कर दिया। और आखिर में ये पूरा वाकया हमें एक बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देता है कि क्या किसी बिल का सिर्फ कानून बन जाना ही सब कुछ होता है, या फिर उसकी असली कहानी तो उन संशोधनों से लिखी जाती है जो उसके बाद आते हैं। सोचने वाली बात है।